हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड के भूगोल का झारखंड एपीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के भारत के किस तरफ स्थित है? डायरेक्शन अगर पूछ दे कि झारखंड के किस डायरेक्शन में स्थित है, किस दिशा में है, तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व में स्थित है। और जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में 15वें स्थान पर है। ये जितने भी फैक्ट मैं आप लोग को कराऊंगी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम से रिलेटेड कराऊंगी। अगर जनसंख्या से पूछ दे कि जनसंख्या में झारखंड का भारत में क्या स्थान है, भारत में स्थान शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि क्विक रिवीजन है, तो 13 है, 13वें स्थान पर है। छोटा नागपुर की अगर नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियां क्या है? बरसाती हैं नदियां। जो जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता चले जाएगा, ऊपर नीचे होगा सीक्वेंस, लेकिन सारे आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ की नदियां कैसी हैं? बरसाती। सारी नदियों को भी अभी क्विक रिवीजन करेंगे, एक नजर में सारी नदियों को देखेंगे। यहाँ की नदियां कैसी है? बरसाती है। अगर यहाँ की जलवायु की बात करें, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जलवायु भी पूछता है किस तरह का यहाँ की जलवायु है, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय। झारखंड के कितने क्षेत्र पर वन पाया जाता है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 30% पर वन पाया जाता है। और सबसे बड़ा वन की बात करें कि सबसे बड़ा वन कौन सा है, ये बहुत बार पूछा है। सबसे बड़ा वन सारंडा का वन। झारखंड को भारत का रूर कहते हैं। झारखंड को भारत का रूर कहते हैं। रूर कहते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको पता ही होगा। दामोदर घाटी और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना कैसी है? बहुउद्देशीय, दोनों बहुउद्देशीय है। दामोदर, ये भी एग्जाम में पूछता है। दामोदर नदी घाटी और स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय। हो गया? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब जनसंख्या देखते हैं। सारंडा का वन का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा वन है।
सबसे बड़ा वन। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह पश्चिमी सिंहभूम, जगह का नाम पूछ सकता है। मैं आप लोग को इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। और किस पेड़ों के लिए, किस पेड़ के लिए यह फेमस है? तो इस साल के वन के लिए। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का वन है? तो यह साल का। शीशम ऐसे नाम होता है ना लकड़ियों का, तो साल का वन है। यह पश्चिमी जी, यह 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह इसका सेकंड नाम भी है। सेकंड नेम 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कितने वर्ग में है एक बार वो भी देख लेते हैं। 820 से 900 वर्ग किलोमीटर में है। किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हो गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो सबको पता है। अभी हम लोग झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ। किस जिले में है? गिरिडीह। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है या खनिज संसाधन? तो इसका है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन पर डिपेंड है। और यहाँ के 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं के नाम पूछ सकता है। 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। धनबाद 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कौन कौन से? जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। जमशेदपुर को खेल नगरी भी कहा जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो ये मैं लिखूंगी नहीं, आप लोग बुक से कहीं से देख लीजिएगा या फिर लिख दो। भौगोलिक स्थिति स्थिति 21 58 सॉरी 58 10 से 25 डिग्री 19 15 उत्तरी अक्षांश से।
उत्तरी अक्षांश से (83 डिग्री 20 50) से 88 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस नंबर को रट लीजिएगा अगर रट सकते हैं तो। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। यह देख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 363 किलोमीटर है। अगर जनसंख्या की बात करें तो यह लगभग 2,69 यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत की जनसंख्या का 2.62% है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले बता चुकी हूं, 13वां राज्य है। देश में 13 जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान प्राप्त है? 13। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15। तो यह देख लीजिएगा, भारत की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है? 2.62। इसको रट लीजिएगा जनसंख्या। और ये उत्तर से पूर्व कितना फैला है और पूर्व से पश्चिम कितना फैला है। तो चलिए यहां तक क्लियर है। आगे अब देखते हैं झारखंड की सीमाएं। झारखंड की सीमाएं इसको पिछले क्लास में मैं करा चुकी हूं, पर झारखंड की भूगोल की क्लास है तो एक बार बस आप लोग को बता देती हूँ। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ बिहार, इस तरह से शॉर्ट में बता दे। यहाँ उड़ीसा, इधर वेस्ट बंगाल, इधर यूपी एंड छत्तीसगढ़। हो गया? झारखंड की भौगोलिक सीमा में मतलब कि कोई भी झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। झारखंड की कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोई भी समुद्र से स्पर्श नहीं करती है। इसको याद रखिएगा। यह समुद्र से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 90 किलोमीटर। समुद्र से कितनी दूर है? 90 किलोमीटर दूरी। झारखंड की समुद्र से दूरी 90 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट कर्क रेखा। आपको पता है कि कर्क रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अब झारखंड में किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है? कितने? फर्स्ट लातेहार, ये इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिएगा। लातेहार,
गुमला, लोहरदग्गा, रांची, रामगढ़, बोकारो, बोकारो। इतने डिस्ट्रिक्टों से गुजरती है कर्क रेखा, जिलों से गुजरती है। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से। नाम याद रख लीजिएगा। लातेहार, लातेहार और लोहरदग्गा। ल से लातेहार, ल से लोहरदग्गा याद हो जाएगा, और एक गुमला। या बाकी ये तीनों सीक्वेंस में ही आपको पता है कि रांची, रामगढ़ और बोकारो जाने पर एक ही में मिलता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। बोकारो जाइएगा, बोकारो से रांची अगर आपको जाना है तो रास्ते में क्या मिलेगा? रामगढ़ मिलेगा। तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। और लातेहार में कहां से ये कर्क रेखा नेतरहाट के पास से प्रवेश करती है? लातेहार में कर्क रेखा नेतरहाट से प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। अब यहाँ की भूगर्भिक संरचना का देख लेते हैं कि किन किन चट्टानों से बनी है झारखंड की। झारखंड में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, चट्टानों पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। धारावाड़ की चट्टानें फर्स्ट, इसे पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पैतृक चट्टान। पैतृक चट्टान कहा जाता है। यह लगभग झारखंड के लगभग 90% भाग पर यही चट्टान पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। किन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाई जाती है? तो धारावाड़ की चट्टानों में। इसे नीस चट्टान भी कहा जाता है। इसे नीस चट्टान भी कहा जाता है। सेकंड है विंध्य की चट्टानें। विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। यह बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है, और चूना पत्थर। विंध्यन की श्रेणी की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? बलुआ और चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं। ये ज्यादातर गढ़वा जिले में पाई जाती है। गढ़वा झारखंड के उत्तरी भाग में। झारखंड के उत्तरी भाग में। गोंडवाना की चट्टानें। गोंडवाना चट्टानें। यह मैंने चट्टान को गलत थोड़ा सा लिख दिया है, ऐसे चट्टानें। गोंडवाना की चट्टानें बलुआ पत्थर और कोयले की परत पाई जाती है। इसमें बलुआ पत्थर और कोयला की परत पाई जाती है। कोयला की परत।
कोयला की परत पाई जाती है। राजमहल। और यह एक है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी से बनी जो चट्टानी होती है उसे छोड़ दीजिए। चलिए, अब चट्टानों के बारे में इतना काफी था। चट्टानों का इतना नॉलेज काफी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नदियां, झारखंड की नदियां से क्वेश्चन बनता है, इसे एक बार देख लेते हैं। झारखंड की नदियां कैसी हैं? बरसाती है तो पता ही है। यहाँ की नदियां दो तरह की यहाँ नदियां बहती हैं, एक उत्तरवर्ती और दूसरी पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती। नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती और इसे दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती। पश्चिमवर्ती नदियां नहीं बहती है। उत्तर में मतलब बिहार साइड में, उत्तर में बिहार है। अब उत्तरवर्ती नदियों को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तरवर्ती पूछ सकता है कि यह नदी उत्तरवर्ती है या दक्षिणवर्ती है। उत्तरवर्ती नदी में कौन कौन सी नदी आती है? फर्स्ट सोन, सेकेंड उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी और सिक्स है पंचाने। इतनी सारी नदियां उत्तरवर्ती है, मतलब उत्तर की तरफ बहती है। निकलती तो झारखंड से है लेकिन बहती है उत्तर साइड, बिहार में चली जाती है बहते हुए। इसका अपवाह क्षेत्र क्या होगा? बिहार होगा। अब देखते हैं यह नदी कहाँ से निकलती है। ये सबको पता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मैकाल पर्वत के कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाकर के मिलती है? गंगा में। मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा में। कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट है, यह नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से मध्य भाग से। रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। मध्य भाग से। पुनपुन, पुनपुन कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है। पुनपुन पलामू के उत्तरी छोटानागपुर से, पलामू के उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। पलामू जिला है ना, उत्तरी छोटानागपुर पठार से, छोटानागपुर पठार से कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा में, फतुहा के पास, पटना में। नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? सोन को सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको हिरण्यवाह नदी भी कहा जाता है। सोन का एक नाम सोनभद्र है। इसको मैंने डीप में पढ़ाया है नदियों वाले चैप्टर में। आप वहां से जाकर के डीप में सारी नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं। हिरण्यवाह है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल क्या है? छोटानागपुर का पठार है।
और यह फल्गु नदी के गया कहाँ बसा है? फल्गु नदी के तट पर। गया, बिहार का गया जिला फल्गु नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है सकरी नदी। इसका उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर। कहाँ जाके मुहाना बनाती है? गंगा नदी में। और ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। मार्ग बदलने वाली नदी का नाम पूछे तो वह सकरी नदी है। इसका एक नाम और है, इसका उपनाम एक और है, सुमागधी। इसका उपनाम सुमागधी, सकरी नाम का सुमागधी, सॉरी। सुमागधी इसका नाम है। नेक्स्ट है पंचाने। यह 5 धाराओं के मेल से बनती है। यह 5 धाराओं के मेल से बनती है। के मेल से बनती है। इस कारण इसका नाम पंचानन पड़ा है। यह छोटा नागपुर के पठार से यह भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से हटा रही हूँ। यह कहाँ से निकलती है? यह भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हो गया। तो इस तरह से उत्तरवर्ती नदियों को देख लिया हमने। अब देखते हैं दक्षिणवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां, इसमें है दामोदर। फर्स्ट है दामोदर। यह कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से। लास्ट क्लास में मैं बताई हूँ, लातेहार जिले के टोरी से निकलती है। और यह कहाँ जाकर के मुहाना बनाती है? इसका उपनाम भी है। इस दामोदर नदी को देवनंदी भी कहा जाता है। देव नदी भी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी भी है। सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी। सबसे प्रदूषित नदी, सबसे लिखना भूल जा रही हूँ, सबसे प्रदूषित नदी। और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह किस नदी से जाके मुहाना कहाँ बनाती है? हुगली नदी से में। कहाँ जाकर मिल जाती है? हुगली नदी। हो गया। यह लातेहार कटोरी से निकल जाती है और यह हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उसका नाम याद कर लीजिए। सहायक नदी बराकर हो गई सबसे लंबी, और नदी इसके सहायक नदियों में बराकर, बोकारो, कोनार, कतरी, आदि नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बंगाल की खाड़ी।
झारखंड के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। कौन? स्वर्ण रेखा नदी। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी, यह छोटानागपुर के पठार से निकलती है। पठार से निकलती है। शंख नदी, शंख नदी यह गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, गुमला। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी पर स्टार लगा लीजिए। त्रिकुट, स्वर्ण रेखा, दामोदर, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं। त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? देवघर। देवघर में एक त्रिकुट पहाड़ी है, वहीं से मयूराक्षी नदी है। और यह एकमात्र नौकागम्य नदी है। नौकागम्य, इसमें नौका चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी या दुधवा पहाड़ी, कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से। इस तरह से नदियों का सारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जलप्रपातों पर एक नजर डाल लेते हैं। लोथ जलप्रपात, इसे बूढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसे बूढ़ा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? बूढ़ा नदी पर, बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा, और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे लोथ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा बूढ़ा, यह 21 भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 21वें नंबर पर है सबसे ऊंचाई में। हो गया। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, जो इंपॉर्टेंट है उसी पर नजर डालेंगे। हुंड्रू जलप्रपात है, यह रांची जिले में है। कहाँ है? रांची जिले में। और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, ये ज्यादा पूछता है, और किस जिले में। इससे ज्यादा क्वेश्चन जलप्रपातों से नहीं आता है। और नदियों से भी कौन सी नदी कहाँ निकलती है और कहाँ जाकर के किस नदी में मिल जाती है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नदियों से भी नहीं आता है। तो यह रांची जिले में है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे छोटा, बड़ा में यह हो गया, यह सबसे छोटा जलप्रपात है। दसम जलप्रपात, यह भी रांची में है। दशम, रांची में दशम नदी पर है। नहीं सॉरी, कांची नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। इसको गौतम धारा भी कहा जाता है। यह रांची में, यह भी रांची में है। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर अगर पूछे तो रांची। रांची में है राडू नदी पर। कौन सी नदी? राडू। पंचघाघ जलप्रपात है, यह खूंटी जिले में है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पंचघाघ पूछता है। खूंटी में। खूंटी में।
रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। यह किस यह लातेहार में है। जगह का नाम याद कर लीजिएगा। लोध प्रपात कहाँ है? लातेहार में। इसको लोधा घाघ भी कहा जाता है। लोध प्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। बूढ़ा बूढ़ा घाघ सब इसी के नाम है। बूढ़ा घाघ, बूढ़ा जलप्रपात या बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात या लोधा घाघ, लोधा घाघ। एक और है गोवा। नाम से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं करा देती हूँ। गोवा जलप्रपात कहाँ है? झारखंड के चतरा जिले में। चतरा जिले में कहाँ है? गोवा जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में है। मोती झरा, यह भी राजमहल की पहाड़ी से। बस मेन इंपॉर्टेंट यही सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गर्म जलकुंडों के बारे में देख लेते हैं। जलकुंड, टाइगर प्रपात, टाइगर टाइगर गर्म जलकुंड कहाँ है? हजारीबाग में। सूरजकुंड जलप्रपात हजारीबाग में। हजारीबाग में यह भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है। सबसे सर्वाधिक गर्म जलकुंड। ताता पानी दुमका में है। ताता पानी कहाँ है? दुमका में। तेतुलुई, जो जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ। तेतुलुई, तेतुलिया या तेतुलुई धनबाद में है। तेतुलिया। कावा भी हजारीबाग में है। सूरजकुंड का इसका तापमान कितना होता है ये याद कर लीजिएगा। 88 डिग्री सेल्सियस है। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। सुसुम पानी, बागमर, भूमका, रानी बहल, नुनबिन, मेन यही है। सबसे ज्यादा ये है। तथा पानी दुमका में है। रानी बहल भी दुमका में है। इस पे मैं एक ट्रिक ऐसे भी बना रखी हूँ। आप जाकर के मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर गर्म जलकुंडों के बारे में आप जाकर के पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। मैंने ट्रिक से उसे याद करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ की मौसम देख लेते हैं। यहाँ की मौसम कैसी है? मौसम यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बस वही है। यहाँ 3 तरह की ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ये हो गया। अब यहाँ की मिट्टियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किस तरह की मिट्टी कहाँ? झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। 6 प्रकार के। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी यह झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी झारखंड में, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यह
नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी होती है। कम उपजाऊ के मामले में पूछ सकता है कि लाल मिट्टी कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है। मिट्टियों से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कम उपजाऊ होती है और यह नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी होती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी यह राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह बेसाल्ट चट्टानों के अवशेष पाई जाती है। यह धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह कौन सी मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह इम्पोर्टेंट होता है। तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त। नेक्स्ट थर्ड है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट लेटेराइट मिट्टी यह गहरे लाल रंग की होती है। यह भी लाल रंग की होती है, गहरे लाल रंग की। इसमें बहुत सारे कंकड़ पाए जाते हैं। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ीला होता है ये लैटेराइट मिट्टी। बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ज्यादातर झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पलामू, संथाल परगना, इन सब जगहों पर पाई जाती है। यह भी उर्वरता की दृष्टि से अति निम्न होती है। उर्वरता की दृष्टि से अति निम्न। इसमें ऐसी मिट्टियों में कृषि ना के बराबर होता है, अति निम्न। कंकड़ीला होता है, कंकड़ ज्यादा होता है तो उसमें खेती कैसे होगी। अब्रक मूलक मिट्टी। अब्रक मूलक ये तो जाहिर सी बात है कोडरमा वाले क्षेत्र में ही ज्यादा मिलेगी। अब्रक मूलक अब्रक मूलक मिट्टी यह अब्रक के खानों के अपक्षय के कारण पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। रंग थोड़ा डिफरेंट होता है, हल्का गुलाबी, लाइट पिंक होता है इसका मिट्टी का रंग। यह कोडरमा, मांडू, बड़का गांव, झुमरी, तिलैया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पता है अब्रक में कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मांडू, बड़का गांव, मांडू आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी, मिट्टी का रंग जो होता है यह लाल और पीले का मिश्रण होता है। यह हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। यह लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है, लाल प्लस पीला का मिश्रण होता है। यह ज्यादातर हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। और नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से मिट्टियों को हमने कवर कर लिया। इसीलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है, खनिज पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ कृषि, ऐसी मिट्टियों में कृषि नामुमकिन है, कृषि ना के बराबर होती है झारखंड में खेती। अब झारखंड के वनों के बारे में भी देख लेते हैं। वन
किस तरह के पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। मैंने पूरा डिटेल ज्योग्राफी झारखंड का आपको करा दी हूँ, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। शुष्क पतझड़ वन। और यहाँ सबसे ज्यादा साल, शीशम, महुआ, सागौन, सेसमल आदि वन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर आप जा करके उसे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ मैं क्विक क्लास है तो क्विक रिवीजन क्लास है तो मैं इसे शॉर्ट में कराऊंगी। पलामू अभ्यारण्य शॉर्ट में लिखूंगी, कहाँ है? लातेहार, लातेहार जिला में। हजारीबाग पता है, हजारीबाग जिले में। दालमा, हजारीबाग लिखूंगी नहीं, दालमा जो डिफरेंट नाम है उसी को लिखूंगी। दालमा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सॉरी पूर्वी सिंहभूम। किसके लिए फेमस है? तेंदुआ हिरन और जंगली भालू के लिए। महुआ टांड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार मैंने लास्ट क्लास में भी करा रखा है। लास्ट क्लास का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। महुआ टांड। मैंने झारखंड सामान्य ज्ञान के नाम से उसे बना रखा है, आप वहां से जाके मेरी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें पूरा कंप्लीट मैंने बहुत डिप में पढ़ाया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइंस से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप जाकर के मेरा वो वीडियो झारखंड का झारखंड स्पेशल जीके को जाकर के देख सकते हैं। महुआ टांड कहाँ है? लातेहार में, और यह स्पेशली भेड़ियों के लिए फेमस है। पलामू हाथी के लिए। जंगली भालू। पारसनाथ पता है, पारसनाथ पहाड़ कहाँ है? गिरिडीह में है, तो पारसनाथ भी गिरिडीह में है। यह तेंदुआ के लिए फेमस है। लावालौंग, लावालौंग चतरा में है। लावालौंग करा दे रही हूँ, लावालौंग चतरा जिले में। यह बाघ के लिए फेमस है। हो गया। तोपचाची धनबाद, तोपचाची। धनबाद, धनबाद जिले में है। थोड़ा सा यहाँ के फसलों के बारे में देख लेते हैं। झारखंड में दो तरह की कृषि फसलें होती हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल कब बोई जाती है? या जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। और यह रबी फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। यह इसमें बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यहाँ की मुख्य फसलों में है धान है, गेहूं है, गन्ना है,
महुआ, मड़ुआ है, सॉरी मड़ुआ, यह किन क्षेत्रों में पाई जाती है? यह मड़ुआ सबसे कम टाइम लेता है तैयार होने में। यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। रांची और हजारीबाग और गिरिडीह जिले में पाई जाती है। इसकी कृषि कहाँ होती है? रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में होती है। मक्का, मक्का भी यहाँ का फेमस है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ के। अगर यहाँ की खनिज की बात करें कि कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है, लोहा, कोयला, मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक, सोना, काइनाइट, ग्रेफाइट, तांबा, ये सारे पाए जाते हैं। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट पलामू के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पश्चिमी लौह कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। मैग्नीज, क्रोमाइट इस्पात बनाने में होता है, क्रोमाइट। तो आप लोग इसके खनिज को एक बार अपना देख लीजिएगा, इसका डिटेल में थोड़ा सा जा करके। कोयला का पता है कौन कौन सी जगह पाई जाती है, ये देख लीजिएगा। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, झरिया है, चंद्रपुरा है, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जाकर के वो भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरे वीडियो पर अवेलेबल है, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा जनगणना की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना को देख लेते हैं। जनसंख्या में 2011 की जनगणना, ये तो बता दिया आप लोग को कि जनसंख्या कितना है, महिलाओं का, पुरुष का संख्या कितना है, महिलाओं की संख्या कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की कुल संख्या 51.53 है और महिलाओं की 48.47 है। पुरुष की जनसंख्या परसेंटेज में बताऊंगी। 51.53% महिला, 48.47% है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों में आते हैं लोहरदगा, कोडरमा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है और सबसे छोटा जनसंख्या का बता रही हूँ लोहरदगा। सबसे जनसंख्या में सबसे ज्यादा रांची और सबसे कम लोहरदगा। लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? कोडरमा जिला में। कोडरमा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात और न्यूनतम कम लिंगानुपात धनबाद। या डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप चाहें तो सारे का स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट डाउन करते जाइए। झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार, सॉरी 2001 है ना,
साक्षरता, पुरुष की साक्षरता झारखंड की अगर बात करें जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर 53.6% है। इसमें पुरुषों का अलग है, पुरुष साक्षरता कितना है 67.3% और महिला साक्षरता दर 38.9% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछे, साक्षरता वाला जिला तो सर्वाधिक में आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम और सबसे कम सर्वाधिक है पूर्वी सिंहभूम। सर्वाधिक कौन सा है यह? पूर्वी सिंहभूम। और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर जिला पूछे तो चतरा अनुसूचित जाति और न्यूनतम पाकुड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला गुमला, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा। यहाँ 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है झारखंड में। सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति पाई जाती है तो वह फर्स्ट में है संथाल, सेकंड उरांव, थर्ड मुंडा और फोर्थ हो जनजाति पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर जनजाति कौन पाई जाती है तो संथाल पाई जाती है। अगर भाषा की बात करें झारखंड में तो कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, संथाली, बंगला और उर्दू भाषाएं बोली जाती है। आई होप कि आपको मेरा ये क्लास पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा क्लास या मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मैंने पूरे 1 घंटा आप में झारखंड के पूरे भूगोल को आपको कंप्लीट वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह से अगर कोई मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे तो प्लीज मैं इस तरह का झारखंड का हिस्ट्री और सारे जीके, साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सारे पर इस तरह से क्विक रिवीजन वीडियो आप लोग के लिए ले आऊंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।